नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं पेपर वन में हम देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम देख रहे हैं शिक्षण विधियाँ। यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि यह जो है मुख्यतः हम पेपर 2 हिंदी साहित्य ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने कहा, कुछ मित्रों ने कहा, इसलिए हमने पेपर 1 जो है वह भी स्टार्ट किया है 1-2 दिन से, और वह पढ़ा रहे हैं। तो नेट जेआरएफ का हिंदी साहित्य से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ जो है निःशुल्क हिंदी साहित्य भी हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और पेपर 1 भी हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। शिक्षण विधियाँ आज हम पढ़ेंगे। इंसाइयो एक्स्ट्रा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिसे विद्यार्थी समझ पाए। यानी जिस विधि से शिक्षक पढ़ाता है और वह विधि से छात्रों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो छात्रों को वह शिक्षण की जो विधि है वह विधि बदलनी चाहिए, पद्धति बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर विषय विशेष क्या है? शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में यह। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। यानी यहाँ पर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु क्या है, इस पर ध्यान दिया जाता है, पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर। इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी शिक्षण विधियों में क्या है, शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन यो मोरिस के अनुसार, अब स्टोन यो मोरिस विद्वान क्या कहते हैं? स्टोन्स यो मोरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से महज संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है, और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतर प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती है। एक या कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बना सकती है। यानी एक के साथ अनेक विधियाँ अपनाने से शिक्षण जो है वह प्रभावशाली बनता है। छात्र के साथ शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करता है, कौन कक्षा का वातावरण किस प्रकार रहता है, इस पर शिक्षण विधियाँ जो है वह अवलंबित होती हैं। अभी यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह क्या कहते हैं, देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, टैगोर जो कि वह अध्यापक को, यानी एक शिक्षक को सदा अध्यापनशील रहना चाहिए, यानी एक अध्ययन करता रहना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। यानी इसके बाद क्या है, कौन सी शिक्षण विधियाँ उचित होती है, सही होती है, यह देखते हैं हम। शिक्षण की निम्नलिखित विधि है। अभी शिक्षण की कौन सी विधि है यह हम देखते हैं। यह शिक्षण की विधियों का जो चार्ट था वह चार्ट मैंने यहाँ पर नहीं रखा है टाइप करते समय, लेकिन उसका विश्लेषण क्या है वह विश्लेषण हम आगे देखेंगे। ये विश्लेषण उसका एक देखेंगे, और उसमें सबसे प्रथम जो है वह अध्यापन केंद्रित पद्धति क्या है। अध्यापन केंद्रित पद्धतियों में व्याख्यान विधि यहाँ आती है। व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ने से, यानी व्याख्यान का अर्थ है कि किसी भी पाठ को, किसी भी विषय वस्तु को या एकांत कहानी को एक व्याख्यान की तरह वह भाषण के रूप में बताना, और वह सभी छात्र जो है वह छात्र सुनते हैं। व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अभी यहाँ पर व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। कुछ स्थितियों में, जैसे बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संस्थान और समय संसाधन की कमी में, व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प हो सकता है। कहाँ पर व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प है? जहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक है, दुर्लभ शिक्षण संस्थान और समय संसाधन यानी समय की कमी, ऐसी जगह पर व्याख्यान देना एक अच्छा साबित हो सकता है। अभी व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए
3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। उन 3 कारकों में पहला कारक है तैयारी, यानी जिस विषय पर हम व्याख्यान देना चाहते हैं, भाषण करना चाहते हैं, उसकी तैयारी पूर्व होनी चाहिए। फिर प्रस्तुति, यानी किस प्रकार हमें प्रस्तुत करना चाहिए, यानी उसकी जो मांडनी है वह मांडनी या प्रस्तुति हम किस प्रकार देते हैं, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। और उसके बाद मूल्यांकन, यानी व्याख्यान किस प्रकार कैसा रहा, कितने लोगों को समझ में आया। यह अभी क्या है, व्याख्यान विधि के लाभ, यानी इसके लाभ को भी हम व्याख्यान विधि के गुण भी कह सकते हैं। यह शिक्षण के लिए सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक है, यानी व्याख्यान विधि क्या है, शिक्षक के लिए सरल है, संक्षिप्त है और आकर्षक है। इसके बाद क्या है, इस विधि के द्वारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी व्याख्यान विधियों में क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी एक ही समय में। आजकल तो ऑनलाइन दौर में जूम ऐप है, गूगल मीट है, इसके लिए ऑनलाइन भी कहीं पर भी हम व्याख्यान दे सकते हैं। इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, यानी व्याख्यान से क्या है, आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, आदर्श मिलता है। इस विधि से हमें समय और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग में लचीलापन मिल जाता है। अभी क्या है, 5वां, छात्र व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना सकते हैं, यानी छात्र जो है व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। अभी व्याख्यान विधि की जो सीमाएं है, यानी व्याख्यान विधि के दोष या मर्यादा या सीमा भी कह सकते हैं। इस विधि में छात्र निष्कर्ष श्रोता हो सकते हैं, यानी छात्र जो है केवल श्रोता बनकर सुनते हैं। इसलिए शिक्षक को दो तरफा संचार का प्रयास करना चाहिए, यानी दो तरफा, छात्र भी इसमें सक्रिय भाग ले और जो व्याख्यान देने वाला है वह भी सक्रिय रहे। यह विधि सर्वोत्तम मानसिक और कौशल्य के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती, यानी व्याख्यान विधि जो है वह कौशल्य के विकास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण हो सकती है, यानी व्याख्यान विधि क्या है, ये कई छात्रों के लिए नीरस हो सकती है, जिसको बैठकर सुनना एक उपसा जाता है और एक तनावपूर्ण हो सकती है। अभी व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, यह विधि क्या है देखते हैं। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, यानी कहा जाए तो व्याख्यान भी दे रहे हैं और जो व्याख्यान जिस वस्तु पर दे रहे हैं वह प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। जैसे कि हिंदी में बहुत ऐसे सेमिनार होते हैं, जैसे कि वर्तनीगत सेमिनार होते हैं, वर्णमालाओं को लेकर सैद्धांतिक बातें होती है। वह व्याख्याता क्या करता है, व्याख्याता बताता भी है, भाषण भी देता है, और वो जो भाषण दे रहा है वह प्रोजेक्टर के माध्यम से उसका प्रदर्शन कर दिखाता भी है। देखते हैं क्या है। अब प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूहों की शिक्षण विधि मानी जाती है, यानी प्रयोग प्रदर्शन यह जो है छोटे समूहों की विधि है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। यानी यह छोटे समूह की विधि है प्रयोग प्रदर्शन, लेकिन व्याख्यान विधि के साथ, व्याख्यान शिक्षण विधि के साथ मिलाकर मिश्रित करके प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाए तो व्याख्यान विधि की जो कमियां है वह कमियां दूर की जा सकती है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं प्रस्तुत करता है, यानी जैसे अभी मैंने कहा जो बता रहा है वह चित्र प्रस्तुत करता है। और प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, यानी वह चित्र के प्रदर्शन करते करते, भाषण करते करते छात्रों से वह प्रश्न भी पूछ सकता है। इससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी समूह शिक्षण पद्धति क्या है यह देखते हैं। समूह शिक्षण बड़े समूहों में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, यानी समूह शिक्षण जो बड़ा समूह है, बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र है, उसमें वह एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होता है। जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी समूह शिक्षण पद्धति में क्या है, 2-3 शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है
और सैद्धांतिक बातें करता है। दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा। तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। यानी विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा, इसके ही विभिन्न रूप करे जाए। यानी जैसे कि सेमिनार, जैसे कि बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती है, जैसे कि 20 भाष्य होता है, फिर इस प्रकार का इसे ही समूह शिक्षण पद्धति कहते हैं। अभी समूह शिक्षण के क्या लाभ है यह देखते हैं। इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। यानी समूह शिक्षण विधि में छात्रों द्वारा जो भी ज्ञान है उस संकाय को साझा किया जाता है, बताया जाता है, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। यानी बहुत से जैसे प्रोजेक्टर आता है या अन्य जो भी साधन है उन सब का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। यानी इसके द्वारा शिक्षण की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। अभी समूह शिक्षण की क्या सीमाएं हैं, क्या मर्यादा है, क्या कमियां हैं, क्या दोष है, यह देखते हैं। यानी यहाँ पर जहाँ पर सीमाएं, यदि आजकल घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है, यदि पूछे कि समूह शिक्षण की सीमाएं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लेकिन परीक्षा में पूछा जाए कि समूह शिक्षण की मर्यादाएं बताइए, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण की मर्यादाएं कौन सी है, दोष कौन से हैं, सीमाएं कौन से, ऐसे यानी एक ही शब्द के प्रयोग में। इस विधि द्वारा विशेष दक्षता पूर्व शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। यानी वह समूह शिक्षण के लिए जो व्याख्याता है या जो शिक्षक है वह एक बुद्धिमानी या दक्षतापूर्वक उस विधि का विशेष प्रयोग करने वाला जाना, यानी एक जानकार तज्ञ व्यक्ति को ढूंढना कठिन हो जाता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी इस विधि में शिक्षण देने के लिए बहुत से शिक्षकों की, अध्यापकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। यानी यह विधि जो है सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त साबित नहीं होती। इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। यानी यह समय खर्चीली विधि कहते हैं। अभी विषय विशेष में क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। अभी सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार है यह देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्र अध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो भी सूक्ष्म शिक्षण में क्या है, जो छात्र अध्यापक के बीच में छात्र अध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की, यानी सामान्य शिक्षण की जो जटिलता है, समस्या है, उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। उसमें क्या है वह हम नीचे देखते हैं। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल्य का अभ्यास करना। यानी एक समय में एक ही शिक्षण कौशल्य का अभ्यास करना, एक ही शिक्षण कौशल्य प्रयोग करना। पाठ्य वस्तु को एक समप्रत्यय तक ही सीमित रखना। यानी एक समप्रत्यय तक ही सीमित रखना, ज़्यादा विस्तारित न करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना। यानी एक मर्यादित संख्या निश्चित करना। पाठ के सारांश को 5 और 10 मिनट के बीच सीमित रखना। यानी जो पाठ का जो सारांश है उस सारांश को 5-10 मिनट के अंदर ही सीमित रखना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषता शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखना जाना चाहिए। यह अध्यापकों को विभाग कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। यानी प्रशिक्षण तकनीक कौन सी? जो सूक्ष्म शिक्षण है वह अध्यापकों को कौशल्य प्रदान करने के लिए या अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई प्रशिक्षण पद्धति तकनीक है सूक्ष्म शिक्षण। अंततः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। यानी किसी भी अवस्था में यह लागू होने वाली विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। यानी सूक्ष्म शिक्षण से क्या होता है, जो भी पाठ है वह समाप्त होने के तुरंत बाद पता चलता है अध्यापक को कि वह कितने लोगों को वह जानकारी मिल गई है, कितने लोग समझ पाए हैं। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती है। शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण
द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। अब यहाँ पर क्या है, टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति में अधिक बेहतर होती है। यानी टेलीविज़न प्रस्तुति क्या है, रेडियो ऑडियो से प्रभावशाली होती है, बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यानी टेलीविज़न के द्वारा क्या है, उसकी आवाज़ भी आती है और जो चित्र है वह देखे भी जाते हैं। अभी क्या है, टेलीविज़न के लाभ। टेलीविज़न के लाभ क्या है, ऑडियो प्रदर्शन, वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी उसमें क्या है, वीडियो से, जैसे कि कोई दिल्ली का व्यक्ति किसी एक अच्छे नामांकित विश्वविद्यालय का व्यक्ति हमारे कॉलेज में वहाँ से वह व्याख्यान दे सकता है। टेलीविज़न के माध्यम से वह हमें ज्ञान दे सकता है। यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यानी जो वयस्क शिक्षार्थी छात्र है उनके लिए यह टेलीविज़न विधि उपयोगी होती है। चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन। अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड, मॉडल नमूने आदि के पूरक होती है। यानी इसमें क्या है, चित्रमय व्याख्यान है, चित्र दिखाकर व्याख्यान करना और फिर प्रदर्शन उसका। फिर शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि उसमें शिक्षण देने के लिए जो सामग्री है, जैसे स्लाइड का उपयोग करना, मॉडल नमूने आदि पूरक होते हैं। यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी जहाँ के छात्र वहाँ दूर जाकर पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर उस ऐसे कक्षाओं का आयोजन करके उसको जानकारी दी जा सकती है। यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष उपयोगी मान्य होती है। यानी यह जो विधि है प्रदर्शन विधि, यह प्रदर्शन विधि टेलीविज़न विधि जो है, यह भूगोल, खगोल शास्त्र, विज्ञान इन विषयों का ज्ञान देने के लिए उपयोगी मानी जाती है। अभी टेलीविज़न विधि की सीमाएं क्या है, मर्यादा क्या है, यह दोष क्या है। इस विधि में द्विमार्गी संदेशवाहन की संभावना कम होती है। यानी इस विधि में जो द्विमार्गी यानी श्रोता और जो समझो छात्र और श्रोता, इसमें संवाद की जो संभावना है वह बहुत कम होती है। जैसे कि कहा जाए तो हम ऑनलाइन आभासी मंच पर यदि कोई व्याख्यान सुन रहे हैं तो श्रोता के मन में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो उसको डायरेक्ट वह प्रश्न नहीं पूछ सकता उस अध्यापक को। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। अभी यहाँ पर क्या है, समीक्षा क्या है देखते हैं। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति जो हमने व्याख्यान विधि देखी, चर्चा विधि है, समूह शिक्षण विधि है, इन सबके पुनरावलोकन को समीक्षा कहा जाता है। और वह समीक्षा नीति क्या है, समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। यानी जो व्याख्यान विधि का पुनरावलोकन करना, मूल्यांकन करना, चर्चा विधि का पुनरावलोकन करना, समूह शिक्षण विधि का पुनरावलोकन करना, इसको समीक्षा नीति कहा जाता है। इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। यानी एक मूल्यांकन ही, इस विधियों का पुनरावलोकन करने से शिक्षक को कक्षा में शिक्षण जो दिया है उसकी प्रगति क्या हुई है, उसका क्या लाभ हुआ है, यह पता चलता है। कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित, यानी जो शिक्षण विधि अपनाई गई उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, कौन सी विधि यहाँ अपनानी नहीं चाहिए, ऐसा उसको पता चलता है। पाठ्यक्रम कितना शेष है, कितना पढ़ाना बाकी है, किस प्रकार छात्र समझ रहे हैं, यह उनको पता चलता है समीक्षा नीति से। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। यानी जो समीक्षा जो है वह लिखित या मौखिक रूप से हो सकती है। अभी यहाँ पर प्रश्न उत्तर शिक्षण नीति, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति क्या है देखते हैं। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। यानी प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति या विधि को ही सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं। प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर
आधारित है। यानी जो प्रश्न उत्तर शिक्षण विधि या नीति है वह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्न उत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं, यानी प्रश्न कौन से विधि के समय छात्र सक्रिय रहते हैं, तो प्रश्न उत्तर विधि के समय। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। अभी लघु समूह शिक्षण विधियाँ, जो लघु समूह के लिए शिक्षण विधियाँ कौन सी उपयोगी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, वह हम देखते हैं। शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूहों में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न हैं, जैसे समूह, यानी कहा जाए तो जो शिक्षण के अधिकतर जो तरीके हैं, यानी शिक्षण की जो भी विधियाँ है, तरीके हैं, वह एक छोटे समूह के लिए, छोटे समूह को सिखाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वह कौन से हैं, वह हम देखते हैं। जैसे विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का काम, संरक्षक भूमिका निभाना इत्यादि। अगले अनुच्छेद में अभी कौन सी वह छोटे समूह की शिक्षण विधियाँ है, वह उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी इस पर क्या है, समूह परिचर्चा, यह यानी ग्रुप डिस्कशन। यह इसका जो है छोटे समूह की शिक्षण विधियों में ग्रुप डिस्कशन या समूह परिचर्चा आती है। समूह चर्चा छोटे समूह में सिखाने की मूलभूत विधियों में से एक है। यानी समूह परिचर्चा क्या है, जो छोटे समूह को सिखाने के लिए, छोटे समूह को ज्ञान देने के लिए मूलभूत विधि, जो भी मूलभूत विधियाँ अपनाई जाती है, उन विधियों में से एक है जो समूह परिचर्चा या ग्रुप डिस्कशन। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है। अभी समूह चर्चा जो है 3 प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की होती है। उसमें क्या है, पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। यानी नियोजन करके किस पर हमें चर्चा करनी है, यह जो विषय है वह भी विषय नियोजित होना चाहिए, यानी पहले से उस पर तैयारी होनी चाहिए। फिर आंशिक रूप से नियोजित, यानी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करके, और अनियोजित, यानी जो नियोजित नहीं भी है उस पर भी ऐसी विधि अपनाई जाती है। परिचय समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है, जिसमें छोटे समूह के साथ लघु संक्षिप्त संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है। यानी प्रश्न भी पूछते हैं और उत्तर भी देते हैं। यानी कहा जाए तो जो श्रोता है, जो अध्यापक और छात्रों के बीच में प्रश्न उत्तर एक आमने सामने होता है। अभी समूह चर्चा के लाभ क्या है, अभी समूह चर्चा के लाभ को ही लाभ यानी क्या है, कहीं पर लाभ के अलावा गुण शब्द दिया जाएगा, गुण के अलावा इसका महत्व शब्द दिया जाएगा, ऐसे। तो इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है, यानी समूह के जितने भी सदस्य हैं उनकी सहभागिता होती है, सक्रिय सहभागिता। इसमें प्रशिक्षुओं की गहन सोच को विकसित किया जाता है, यानी जो शिक्षक है उसकी गहन सोच को विकसित किया जाता है, ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल्य के विकास के लिए उपयुक्त होती है। समूह चर्चा किसके लिए उपयुक्त है, मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल्य के विकास के लिए उपयुक्त है। अभी जो समूह चर्चा की जो दोष है, सीमाएं है, मर्यादा है, वह देखते हैं। यदि समूह चर्चा व्यवस्थित न हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, यानी यदि व्यवस्थित वह नहीं हुआ तो इसमें जो है समय व्यर्थ जाता है। इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल्य के आधार पर प्रभुत्व की संभावना रहती है, यानी इस विधि में कुछ प्रतिभागी जो प्रभावी संचार कौशल्य है उसके पास उनकी ही प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है, यानी जो छात्र है उसका जो आकलन करना कठिन होता है। अभी यहाँ पर संगोष्ठी क्या है यह देखते हैं। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है, यानी संगोष्ठी एक समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, यानी जैसे संगोष्ठी अनेक सम्मेलन जो अपनाए जाते हैं, जैसे कि कहा जाए तो बाल विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर जो रिसर्च पेपर होते हैं वहाँ तैयार किए जाते हैं, और वहाँ रिसर्च पेपर जो विद्वानों के सामने वहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है।
यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु यानी एक या कई छात्र या कई विद्वान उपस्थित होते हैं जो दिए गए विषय पर, यानी समझो बाल विमर्श विषय दिया है पर, तो उसी बाल विमर्श पर ही जो बालकों की समस्या है उस पर ही रिसर्च पेपर या शोध आलेख तैयार किया जाता है, जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण करके प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण हैं पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना, यानी रिसर्च पेपर लिखना, शोध आलेख लिखना, उसकी तैयारी करना और फिर उसकी प्रस्तुति करना और उसी पर चर्चा करना। फिर अभी संगोष्ठी की क्या लाभ है? इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल्य का विकास होता है, यानी प्रस्तुति करने का जो प्रस्तुतिकरण करने का जो कौशल है उस कौशल्य का विकास होता है, यानी मंच पर बोलने का या मंच पर प्रस्तुतिकरण करने का विकास होता है इस कौशल्य का। यह विधि प्रशिक्षकों के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि में प्रशिक्षकों को व्यावहारिक रूप से सामूहिक नेतृत्व का अवसर मिलता है, यानी एक सामूहिक कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। अभी संगोष्ठी की सीमाएं क्या है यह देखते हैं। सीमाएं, मर्यादाएं या दोष। इस विधि में काफ़ी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, यानी यह जो इसकी कमियों में या मर्यादाओं में हम देखते हैं कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है, यह तो सही है। और जो सहभागी है उनको लिए मानसिक तनाव का, यानी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं संगोष्ठी में, उधर व्याख्यान देने वाला व्याख्यान देता है और यह तो बाहर घूमता है, मैंने देखा है खुद। इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पर पैनल चर्चा क्या है यह देखते हैं। पैनल चर्चा क्या है? एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है, यानी एक पैनल चर्चा में एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है, यानी जो भी 6-7 प्रशिक्षित छात्र है उसमें एक जो है निर्देशित होता है और वो निर्देशित किए हुए विषय पर अनौपचारिक विचार विमर्श करते हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रतिभागियों को से सोच सकते हैं, यानी जो सोच सकते हैं उनका वह पैनल करते हैं, यानी एक गठ करते हैं जो और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हो। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना, यानी शिक्षक को भी उस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी पैनल चर्चा के लाभ क्या है यह देखते हैं। लाभ को ही गुण भी कहा जाता है और उसका महत्व भी कहा जाता है। पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एकात्मकता मंच से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है, यानी मंचों से शिक्षार्थियों के लिए वह रुचिकर एवं उत्साहपूर्वक होती है। यह विधि सामान्यतया सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है, यानी जो प्रासंगिक ज्वलंत विषय है उसके लिए यह उपयोगी विधि मानी जाती है। पैनल चर्चा की सीमाएं। अभी पैनल चर्चा की जो दोष है वह देखते हैं या मर्यादाएं। इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन होता है, यानी किसी विशेषज्ञ कोई विद्वान है तो उसको एकल मंच प्रदान करने के लिए कठिनता आती है। प्राय यह देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, यानी सभी जो शिक्षार्थी है वह सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते इसमें। अभी विचार मंथन या विप्लव विधि क्या है यह देखते हैं हम। इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है, यानी विचार मंथन कहा जाता है सरल भाषा में। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, यानी छात्रों के समक्ष कोई एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, बताई जाती है, जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से विचार करते हैं तथा उस पर वार्तालाप एवं
वाद विवाद भी होता है। यानी छात्रों के सामने कोई एक समस्या बताना या उसका प्रस्तुतिकरण करना और फिर आगे चलकर उसी पर छात्रों में एक वार्तालाप होता है और वो वाद विवाद होता है, चर्चा परिचर्चा होती है। शिक्षक सब बातों को शाम पट्ट पर लिखता जाता है। यह मन मानचित्रण के रूप में भी हो सकता है ताकि सभी विचारों में एक संबंध स्थापित हो सके। क्रमशः चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आ जाती है कि समस्या का हल निकल सके। यानी सभी जो चर्चा है वह चर्चा अंतिमतः इस पर आकर रुकती है कि उस चर्चा से कोई एक नया निष्कर्ष निकल जाए और समस्या का हल हो जाए। ऐसा अभ्यास छात्रों में चिंतन को विकसित करता है। यानी ऐसी अभ्यास की विधियाँ छात्रों में चिंतन विकसित करने में मदद होती है। उनमें विश्लेषण, संश्लेषण और निरूपण का कौशल्य पैदा होता है। विचार मंथन की मुख्य पहचान सहजता से होती है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रयोजन छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अभी विचार मंथन प्रविधि की क्या लाभ है, यानी उसका महत्व क्या है, यह देखते हैं। यह विधि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। यानी रचनात्मकता यानी कुछ नया करने के लिए वह प्रोत्साहित करती है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित यह मानसिक विकास पारस्परिक विचार विमर्श से हो सकता है। यह विधि कम खर्चीली होती है। यानी यह विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो भी मल्टीमीडिया है इसकी कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। विचार मंथन विधि की सीमाएं, यानी विचार मंथन विधि है उसकी जो सीमाएं या मर्यादा है वह हम या कमियां है यह देखते हैं। इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं, यानी यह जो है शिक्षण के विषय का अध्ययन करने के लिए यह व्यवस्थित तरीका नहीं है। यह विधि उन प्रशिक्षकों के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के लिए अनुत्सुक है। यानी जो जिसकी भाग लेने की इच्छा नहीं है वह उसके लिए यह संभव नहीं है। अभी परियोजना विधि क्या है यह हम देखते हैं। जॉन डेवी के शिष्य किलप्रैक्टिक इस विधि के प्रस्तापक है, यानी प्रवर्तक है। परियोजना विधि के प्रवर्तक या प्रस्तापक कौन है, तो वह है जॉन डेवी के शिष्य किलप्रैक्टिक। यह जो है यह इस परियोजना विधि के प्रस्तापक या प्रवर्तक है। परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाए। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। यानी छात्रों के समक्ष एक जो है वह एक समस्या बताई जाती है। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयास, यानी वह उस समस्या का हल निकालने के लिए, सुलझाने के लिए एक निश्चित समय तक यानी 5 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में वह प्रयास करते हैं और फिर वह नहीं हुआ तो फिर शिक्षक मार्गदर्शक बन जाते। फिर शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में उनको वह समझाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसकी एक निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट भी यानी एक प्रारूप रिपोर्ट बनता है। अभी इस परियोजना विधि के लाभ क्या है यह देखते हैं। परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी सोचने की प्रवृत्ति, गहन सोचने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें क्या है, इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी इस विधि से क्या है, छात्रों को कार्य करने की जो है आदत होती है। अगले क्या है, परियोजना विधि की सीमाएं। अभी परियोजना विधि की सीमाएं क्या है, इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि। अभी अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि क्या है यह हम देखते हैं। अनुशिक्षण विधि के द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल्य विकसित किए जाते हैं। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को बांटने का काम करती है। शिक्षण इस प्रविधि के द्वारा छात्रों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करता है। अभी अनुशिक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है। अभी अनुशिक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है, वह रूप कौन सा है यह देखते हैं। निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण। शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। सामूहिक अनुशिक्षण।
साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है सामूहिक अनुशिक्षण में। और प्रयोगात्मक अनुशिक्षण, अभी प्रयोगात्मक अनुशिक्षण क्या है? यह मुख्यतः शारीरिक कौशल्य, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। अभी अनुशिक्षण विधि के लाभ, इस विधि के लाभ क्या है? यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है। अनुशिक्षण विधि जो है वह छात्र का ध्यान केंद्रित करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए यह जो है उपयोगी है। इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। अभी अनुशिक्षण विधि की सीमाएं या मर्यादाएं क्या है वह हम देखते हैं। यह प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल है। इस विधि में काफ़ी समय लगता है, यानी यह काफ़ी समय ही है। व्यष्टि प्रकरण अध्ययन, अभी व्यष्टि प्रकरण अध्ययन क्या है यह देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर है। यानी यह जो व्यष्टि प्रकरण जो है, इस विधि में मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सहभागिता को उच्च स्तर पर, यानी छात्रों की सहभागिता को बढ़ाकर एक उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल, यानी जो छात्र सीखने के लिए पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी यह व्यष्टि प्रकरण अध्ययन आवश्यक है। यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा संगठन के रूप में किया जाता है। वास्तविक स्थिति का वर्णन करना, निर्णय लेना, चुनौती का सामना करना इत्यादि है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधि अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। अभी व्यष्टि अध्ययन के लाभ क्या है यह देखते हैं। यह विधि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। व्यष्टि अध्ययन की सीमाएं, अभी व्यष्टि अध्ययन की मर्यादाएं, सीमाएं क्या है यह भी हम देखेंगे। इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है, यानी इस विधि का प्रयोग करने वाले जो शिक्षक है वह बहुत कम है। यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं, यानी सभी के लिए यह उपयोगी नहीं है। पात्र अभिनय या अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह, अभी पात्र अभिनय या अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह। शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल्य और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पात्र अभिनय, यानी कोई महाभारत रामायण के कोई उल्लेख बता रहे तो उस पात्र का अभिनय करके बताने से छात्र को तुरंत समझ में आता है। इसलिए पात्र अभिनय प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरित किया जाता है। इससे शिक्षार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है। इससे उनको प्रत्यक्ष अनुकरण होता है और उनके मानवीय कौशल्य भी बेहतर बनते हैं। अभी पात्र अभिनय के लाभ क्या है? यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक, यानी जो वास्तविक जीवन क्या है यह दिखाने से तुरंत समझ में आता है। यह विधि समूहों के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है, यानी जितने भी छात्र या सदस्य वहाँ पर मौजूद है उन पर बल देती है, तुरंत उनको समझ में आता है। इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, यानी जो भी अभिनय है वो देखने के बाद तुरंत श्रोता जो है, छात्र जो है तुरंत प्रतिपुष्टि देता है, प्रतिक्रिया देता है। यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी वार्ता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विकसित करती है। यानी यह अभिनय जो विधि है, पात्र अभिनय, यह विधि निर्णय क्षमता, समस्या समाधान संबंधी वार्ता, कार्यक्षमता इन कौशलों को बढ़ाती है। यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होती है। अभी इस पात्र अभिनय विधि के मर्यादाएं क्या है, दोष क्या है यह देखते हैं। इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, यानी इसके अनुकूल और प्रतिकूल भी परिणाम होते हैं। प्राय वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भूमिका निभाने से अधिक जटिल होती है।
और इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पर अगली जो विधि है वह है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। अभी व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली क्या है? शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कहा जाए तो व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जो है वह व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री चयन यानी व्यक्तिगत जो अध्ययन करता है उसके सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत यानी लिखित सामग्री के माध्यम से वह अवगत किया जाता है। इस प्रणाली में मूलतः 5 तत्व होते हैं। अभी व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के 5 तत्व है। उसमें क्या है? शिक्षण में निपुणता, आत्मगति, लिखित सामग्री पर अधिक काल, कुशासक व्याख्यान, व्यक्तिगत व्याख्यान। अभी यहाँ पर क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ। इस प्रणाली से शिक्षार्थी दक्षता प्राप्त होता है, यानी दक्षता से वह अध्ययन करता है। शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तय की गई गति से सीखता है, यानी स्वयं की गति स्वयं तय करता है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं। अभी इसकी सीमाएं, मर्यादाएं क्या है? यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं, यानी तेजी से बदलती सामग्री के लिए वह उपयुक्त नहीं है। यह प्रणाली मनोसंचालक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी यहाँ पर प्रदर्शन विधि क्या है? यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है, यानी प्रदर्शन विधि जो है वह सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वह कहा जाए तो प्रदर्शन विधि जो है वह संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक होता है, यानी जो दृश्य श्रव्य यानी जो दिखता भी है और उसकी आवाज़ भी आती है, सुनाई भी देता है। जैसे कि प्रोजेक्टर पर कोई नाटक दिखाना, कोई चलचित्र के माध्यम से हमें दिखाना, उस प्रकार। अभी प्रदर्शन विधि के लाभ क्या है? यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझने में प्रभावशाली होती है, यानी जो भी वस्तुएं है, जो भी सामग्री है, उन वस्तुओं को, सामग्री को समझने के लिए आसान या प्रभावशाली होती है। इस विधि में यानी कहा जाए तो हम कोई नाटक पढ़ रहे, पढ़ने से वह नाटक हमें, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक हम पढ़ रहे हैं और पढ़कर वह समझ नहीं देता, फिर का उसका प्रदर्शन यदि किया जाए तो वह तुरंत समझ में आ जाता है। इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है, यानी जो जैसे सही से अमूर्त विधि, यानी जो समझो को डायनासोर का अध्ययन करना है और डायनासोर जो अमूर्त है उसका एक चलचित्र बनाकर या कोई ढांचा बनाकर यदि समझा जाए तो वह तुरंत समझ में आ सकता है। यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। यानी यह जो विधि है प्रदर्शन विधि, यह विधि संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालक ज्ञान क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। अभी प्रदर्शन विधि की सीमाएं क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है, यह देखते हैं। इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ अवसर होते हैं, यानी कुछ ही अवसर आते हैं। अभी यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित, यानी हमने शिक्षक केंद्रित पद्धतियाँ देखी। अभी यहाँ से शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ क्या है यह हम देखेंगे। यह विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है, यानी शिक्षार्थी छात्रों की जो वैयक्तिक ज़रूरतें हैं, वैयक्तिक जो बातें हैं, उनको ध्यान में रखकर विकसित की जाती है। उनमें उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाए, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उसको भी वह ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण या बृहत्तर शिक्षण प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित, अभी व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है वह निम्नलिखित है। अभी यहाँ पर क्या है? सुपूर्त नियत कार्य या अभी हस्तांतरित कार्य। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और परस्परा द्वारा ऑडियो
संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवादों को लेकर अन्यों का दर्शन करते हैं के संदर्भ में जानकारी एकत्रित की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए किसी भी छात्र उसे मात्र पुस्तकों से अनुकृति कॉपी न कर सके, यानी वो पुस्तकों से ही कॉपी न कर सके, ऐसी होनी चाहिए। अभी सुपूर्व नियत कार्य के लाभ क्या है? इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है, यानी छात्र जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करती है। अभी सुपूर्त नियत कार्य सीमा, यानी सुपूर्त नियत कार्य विधि की सीमाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है? यह कार्यों को सावधानी से आयोजित किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं। क्रमादेशित निर्देश। क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली है के लिए सामान्य शब्द है जो आत्मगति के तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्रमादेशित निर्देशन के लाभ क्या है? नियमित रूप से प्रतिपुष्टि मिलती है इसमें। यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है इस विधि का। अभी क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है? इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी प्रेरणा कम हो, यानी इसमें कुछ समय के बाद शिक्षार्थी की जो प्रेरणा है वह कम हो सकती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण। अभी कंप्यूटर आधारित शिक्षण क्या है, यह हम देखते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है यह कंप्यूटर में। अभी क्रमादेशित यह ऊपर नीचे हुआ है शायद। परस्पर संबंधात्मक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य, इसका अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, पेपर 1 पढ़ाना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।